नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई इनवॉइस के ऊपर। ई इनवॉइस का न्यू टर्नओवर लिमिट 1 अक्टूबर 2020 से 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन ई इनवॉइस पोर्टल पे अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए ही है तो आपको टेस्टिंग की फैसिलिटी दी हुई है। दैट मीन्स या तो इस ईयर के एंड में या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक ये मान के चलिए 5 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर है उनको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में हैं और आपको अकाउंटिंग फील्ड में अपना स्कोप बढ़ाना है तो ई इनवॉइस को समझना होगा। इस वीडियो में हम ई इनवॉइस पोर्टल से लेके ई इनवॉइस जनरेशन तक पूरा डिस्कशन करेंगे, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी ही फ्रूटफुल होने वाली है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ई इनवॉइसिंग होता क्या है। अगर आप जीएसटी में काम करते हैं तो आपको ई वे बिल पोर्टल का पता होगा। सेम वैसे ही ई इनवॉइस पोर्टल आता है जिसको जीएसटी में इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट आपको ऑफलाइन यूटिलिटी देती है या आप ऑनलाइन भी पंच कर सकते हैं। इसको हम जीएसटी INV 01 के नाम से जाना जाता है। जो इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं, जब आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो गवर्नमेंट पोर्टल उसके अगेंस्ट में आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्यूआर कोड के साथ देता है। ये IRN नंबर और क्यूआर कोड जब अपने सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस पर आप पेस्ट कर देते हो तो आपकी इनवॉइस ई इनवॉइस बन जाती है। गवर्नमेंट पोर्टल आपको ये नहीं कहता कि वहाँ से जाकर आपको इनवॉइस बनानी है और ई इनवॉइस पंच करना है। आपको सिस्टम से ही इनवॉइस बनानी है। आपको IRN नंबर और क्यूआर कोड गवर्नमेंट पोर्टल से मिल जाएगा जब आप अपने इनवॉइस की डिटेल वहाँ पर फिल करोगे। फ्रेंड्स, जब भी कोई रूल आता है तो उसमें दो चीज़ होती हैं, किस पे एप्लीकेबल हुआ, किस पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। ई इनवॉइस की एग्जम्पशन क्या है वो हम समझते हैं। ई इनवॉइस की एग्जम्पशन जो है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। जैसे कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हैं एज ए SCZ यूनिट्स, इंश्योरेंस, OIDAR, ISD, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, या आप GTA हैं और गुड्स की सर्विसेज दे रहे हैं या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं या आप कोई मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स ऑपरेट करते हैं, तो इस कंडीशन में आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं नील रेटेड एग्जाम्प्ट और नॉन जीएसटी के केस में, तब भी ई इनवॉइस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप कोई B2C ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो भी आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ है तो आपको एक डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करना होगा, वो सेपरेट है। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये होता क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इनवॉइस अप्रैल 2022 में 1 लाख रुपए की इशू की, 18,000 उस पर जीएसटी का टैक्स। आपके रेसिपिएंट से कुछ डिस्कशन हुआ, फिर इनवॉइस की वैल्यू को 10,000 रुपये कम करने का एग्रीमेंट हुआ, लेकिन जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं दिया। क्रेडिट नोट इशू किया गया ओनली वैल्यूज़ के लिए, जीएसटी के लिए नहीं। इसे ही फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट कहते हैं। इस केस में भी ई इनवॉइस आपको एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है अदर देन सप्लाई, जैसे कि डिलीवरी चालान से हम करते हैं जॉब वर्क रिपेयर के लिए, ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। रिवर्स चार्ज का केस में ई इनवॉइस कब एप्लीकेबल होगी, केस से समझते हैं। सपोज कीजिए एक एडवोकेट है जो अपनी सर्विसेज देता है। एडवोकेट की सर्विस RCM में आती है, उसका टर्नओवर 30 करोड़ है, इसलिए इनवॉइस उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गई। जब वो कोई RCM वाली इनवॉइस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा, सो एडवोकेट को ई इनवॉइस जनरेट करनी होगी, ना कि उस रजिस्टर्ड पर्सन को। दूसरा केस समझते हैं। B2B में कोई रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर है जी, 100 करोड़ का टर्नओवर है। इनवॉइस रिसीव्ड हुई से GTA से RCM में। GTA की टर्नओवर 3 करोड़ है, इसलिए इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होती। सो इस केस में ना तो GTA को ना ही B2B रजिस्टर्ड पर्सन को ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी। तो ई इनवॉइस उन्हीं को एप्लीकेबल होगी जो RCM की सर्विस प्रोवाइडर है और उनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आप टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर के साथ में रजिस्टर हैं तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर इंपोर्ट कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री पे भी इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। हाई सी सेल्स एंड बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब चाइना से माल खरीदा, ऑस्ट्रेलिया में बेच दिया, या कस्टम पे माल आया
एक बॉन्डेड वेयर हाउस से कस्टम के दूसरे बॉन्डेड वेयर हाउस को माल सप्लाई कर रहे हैं, ये इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। कंपोजिशन डीलर जो कि टैक्स चार्ज ही नहीं करता है, हमेशा बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, ये इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। ये इनवॉइस एप्लीकेबल कब होगी? जब आप कोई टैक्सेबल इनवॉइस या टैक्सेबल क्रेडिट नोट या डेबिट नोट B2B ट्रांजैक्शन के लिए हो, या एक्सपोर्ट विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट हो, या SCZ विद पेमेंट विदाउट पेमेंट हो, या डीम्ड एक्सपोर्ट विद, या सेम एंटिटी, जैसे कि एक एंटिटी के एक पैन पे महाराष्ट्र में भी GST नंबर और राजस्थान में भी, दोनों आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी के लिए टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें? अगर आप मार्च 2022 से पहले पहले रजिस्टर हैं तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ है तो एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से इनवॉइस। बट अगर आप मार्च 2022 के बाद में रजिस्टर हुए हैं तो आपका टर्नओवर, भले ही आपने 1 अप्रैल 2022 को 50 करोड़ रुपए की सेल कर दी हो, आपको जो इनवॉइस जनरेट करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2023 से करना है। एग्रीगेट टर्नओवर को हम समझते हैं और एग्जेप्शन को भी समझते हैं इस एग्जांपल से। एक सिंगल GSTN है, वो 4 स्टेट में रजिस्टर है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। चारों में वो अलग अलग एंटिटी के साथ रजिस्टर है। महाराष्ट्र में SCZ, राजस्थान में B2B, गुजरात में GTA, दिल्ली में B2B। SCZ यूनिट का टर्नओवर 11 करोड़, B2B राजस्थान का 2 करोड़, गुजरात का 12 और दिल्ली का 5, टोटल 30 करोड़। ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गया, लेकिन SCZ यूनिट ई इनवॉइस से एग्जम्प्ट है, इसलिए ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। राजस्थान में 2 करोड़ ही है लेकिन ओवरऑल टर्नओवर 30 करोड़ है, इसलिए एप्लीकेबल होगा। GT एग्जम्प्ट है, इसलिए नहीं होगा। B2B दिल्ली वाला 5 करोड़ ही है लेकिन ओवरऑल 30 करोड़ है, इसलिए एप्लीकेबल होगा। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन को समझना है तो CGST एक्ट के सेक्शन 2 में जाइए, वहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी है, जिसमें बोलता है टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटर स्टेट सप्लाई। एक पैन में जितने GST हैं सबको कंबाइन कर दीजिए, लेकिन किसी भी GST टैक्स को इंक्लूड मत कीजिए। इसी प्रकार से जो इनवर्ट सप्लाई होती है उसको भी इंक्लूड नहीं करना है, जिस पर रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स देना है। सपोज आपने ई इनवॉइस बना दी और आपसे मिस्टेक हो गई, उसके क्या प्रोविजंस है? सो ई इनवॉइस को कैंसिल किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है, जैसे ही आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं 24 आवर्स में ई इनवॉइस को कैंसिल करना है। बट अगर उसके साथ में ई वे बिल कनेक्टेड है सो फिर आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते अगर वो वेरीफाइड कर दिया है प्रोसेसिंग ऑफिसर ने। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो GSTR1 में सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होगी और आपकी वो पर्टिकुलर इनवॉइस कैंसिल फ्लैग के साथ में GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट होगी। एक बार आपने इनवॉइस जनरेट कर दी तो उससे रिलेटेड पैरामीटर को चेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल पर। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो GSTR1 में जाके आप चेंज कर सकते हैं जब GSTR1 फाइल करेंगे, लेकिन ये चेंजेस जो है आपके प्रॉपर ऑफिसर को फ्लैग होगा। एक बार इनवॉइस नंबर इशू किया, उसको कैंसिल कर दिया, वापस से उसी इनवॉइस नंबर को यूज़ किया जा सकता है अनदर ई इनवॉइस नंबर जनरेट करने के लिए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर कोई इनवॉइस नंबर को आपने कैंसिल कर दिया तो उसको रीयूज़ नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये ई इनवॉइस से रिलेटेड कुछ FAQs थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो है कि ई इनवॉइस से ई वे बिल कैसे बनाए या ई इनवॉइस से GSTR1 ऑटो पॉपुलेट कैसे हो, क्योंकि ये दोनों ही अब ई इनवॉइस के थ्रू होने वाले हैं। तो इसमें कौन से टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।